नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, JEE नीट दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है। आउट का भी सोल्यूशन किया जाता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में, जहां पर सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। DPPs हमने वहां पर रखी है। हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स दोनों चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। आप अपना रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स और 2020 के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Which of the following statements is not true regarding lactose? तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। Lactose contain alpha glycosidic linkage between C1 of galactose and C4 of glucose. लैक्टोज के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो गैलेक्टोज है वो बीटा लिंकेज करता है विद ग्लूकोज के साथ, क्योंकि गैलेक्टोज में जो OH होता है वो ऊपर होता है और ग्लूकोज का OH नीचे होता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिंकेज है इट इज बीटा लिंकेज। क्लियर। लेकिन यहाँ पर पूछा है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट गिव्स फेलिंग टेस्ट। यस, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। यस, इट कंटेन 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यू नो, 1 2 3 और 4 इसके पास, और 1 2 3 और 4 इसके पास। यस, इसके पास 8 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। डी, ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ D प्लस गैलेक्टोज। यस, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ chiral carbon present in sucrose. Sucrose is made up of glucose and fructose. तो जब आप सुक्रोज को बनाओगे तो वो इस तरह का कुछ दिखेगा। ये वाला जो मोइटी है ये ग्लूकोज है और ये वाला जो मोइटीज है ये फ्रक्टोज है। अब बच्चों, इसमें कैरल कार्बन हमने काउंट करने, तो जहां जहां पर स्टार लगा हुआ वो कैरल कार्बन है। 1 2 3 4 तो इसके अंदर पहले से थे और एक एक्स्ट्रा आ गया 5। उसी तरह जो है इसमें कितने थे, 3 इसमें थे और एक एक्स्ट्रा आ गया 4। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 कैरल कार्बन। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 9। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज? तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब दोनों किस तरह से कनेक्ट होते हैं देखिए। बोथ आर कनेक्टेड बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन। अब यहां पर पूछ रहा है कि किस तरह के फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, कीटल, हेमीकीटल और एसिटल या हेमी एसिड। अब देखिए बच्चों, कीटल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कीटोन है, इधर भी R इधर भी R और यहां पर OR और यहां पर OR, दिस इज कीटल। हेमीकीटल का मतलब कि कीटोन पर केवल एक OR है और बाकी एक OH है। एसिटल का मतलब यहां पर कोई एक एसिटल्डिहाइड होने वाला, देखो एसिटल मतलब ये और ये OH, इस तरह का ग्रुप। और हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, सॉरी एसिटल ये होगा और हेमी एसिटल में क्या होगा, इस तरह का, देखो OR और OH। हेमी का मतलब केवल एक OR ग्रुप। अब ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, जो C1 कार्बन है उस पर देखो एक तरफ O और R और दूसरी तरफ भी OR, यानी दिस इज एसिटल। और एसिटल हमने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि यहां पर पहले क्या ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था। तो दोनों ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी कीटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एसिटल ही हो सकता है। तो दोनों तरफ OR OR, यानी दिस इज एसिटल। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर एक OR
और दूसरा OH यानी हेमी एसिटल। तो दोनों जो है एल्डिहाइड से ही बने हैं, इसीलिए इनको हम एसिटल बोलेंगे या हेमी एसिटल बोलेंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1 एसिटल एंड 1 हेमी एसिटल, सी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन 1 ग्लूकोज अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसिटल बनाता है और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एसिटाइल डेरिवेटिव बनाता है। तो हमें ये देखना है कि कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होते हैं। सेकंड में भी सेम कंसेप्ट है, कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होंगे जब ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। थर्ड में भी सेम कंसेप्ट है, तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन है व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएचसीएल, तो क्या बनाता है, एसिटल बनाता है। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। देखो ग्लूकोज अपनी साइक्लिक फॉर्म में होता है, ये सब जानते हैं, और या तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा या बीटा डी ग्लूकोज होगा। क्लियर? अल्फा डी ग्लूकोज मतलब OH जो है राइट हैंड साइड और बीटा डी ग्लूकोज मतलब OH लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो जब कोई अल्कोहल साइक्लिक ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें OCH3 ऐड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्लाइकोसाइड, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं एसिटल। एसिटल। अब जब ये एसिटल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों जो एसिटिक एनहाइड्राइड है दिस इज स्पेशल फॉर रिडक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको एसिटाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां हो जाएगा बच्चों OCOCH3, ये एसिटाइल डेरिवेटिव। तो जितने नंबर ऑफ OH होंगे उतने नंबर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल यूज। तो यहां पर कितने OH आपको दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 OH ग्रुप दिख रहे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जब एसिटल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके 4 मॉलिक्यूल यूज हो। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोज जब रिड्यूस होता है निकल और H2 की प्रेजेंस में। देखो ये हमारे पास ग्लूकोज है, निकल और H2 इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में चेंज कर देंगे। तो पहले इसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप थे, अब कितने आ गए, 6 अल्कोहल ग्रुप हो गए। तो जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यूज होगा, रिएक्शन करेगा, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होंगे, 6। तो यहां पर हो गया 6। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप ग्लूकोज लो। देखो ग्लूकोज के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 5। तो ये केवल 5 मॉलिक्यूल ही यूज करेगा। तो आंसर हो गया बच्चों हमारा 4 6 5, यानी बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनाता है, ए और बी, यानी ए होगा ग्लूकोज और बी होगा फ्रक्टोज, ये होता है। अब इस ए और बी मिक्सचर की किसके साथ रिएक्शन होगी, सेलिवेनॉफ रिएजेंट। तो इनमें से कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, जो सेलिवेनॉफ रिएजेंट है, सेलिवेनॉफ रिएजेंट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस रिसोर्सिनोल, और सेलिवेनॉफ रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज, यानी ये एल्डोहेक्सोज यानी ग्लूकोज और कीटोहेक्सोज यानी फ्रक्टोज में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो बच्चों ये कीटोहेक्सोज के साथ रेड कलर देता है, जबकि एल्डोहेक्सोज के साथ ये लाइट पिंक कलर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे लाइट पिंक तो है नहीं, क्या दे रहा है आपको, रेड कलर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, नॉट ट्रू। पहला स्टेटमेंट है ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिए बच्चों ग्लूकोज एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है इस तरह से। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कैरल कार्बन एक्स्ट्रा आ जाने से OH एंड H की पोजीशन के बेसिस पर हम इसको अल्फा एंड बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर OH अगर राइट हैंड साइड है तो वो अल्फा, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ग्लूकोज गिव्स सिप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों सिप्स रिएजेंट है वो एक वीक बेस होता है,
वीक बेस होता है, और जो वीक बेस होते हैं ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और जब ओपन स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा, और जब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा तो वो सिप्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सिप्स बेस रिएक्शन तभी करेगा जब उसे एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, लेकिन बच्चों साइक्लिक में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपने देखा। क्लियर? तो इसीलिए सिप्स रिएजेंट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करता। चलो आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 3। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम। यस, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाता है। अब देखिए, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये होता है इस तरह से, है ना। जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH, वो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ओपन चेन में उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप दिख जाता है जो कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइम बना लेते हैं इस तरह से। क्लियर? तो यहां पर जो है ये स्टेटमेंट तो एकदम ठीक दिख रहा है, और ये डी वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू गेट ऑक्साइड। अब लेकिन बच्चों देखो, सी स्टेटमेंट थोड़ा और पढ़ते हैं। इसका जो पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो क्यों? जब आप ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिएक्शन करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो जितने OH है वहां पर जो है एसाइलेशन हो जाता है, और सब पर जो है एक एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इस केस में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर अवेलेबल नहीं है, और जब एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए बी इज इनकरेक्ट आंसर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टू मोनोमर ऑफ माल्टोज। ये तो बहुत इजी है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। तो देखो डी विल बी करेक्ट आंसर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट किसके बारे में? ग्लूकोनिक एसिड के बारे में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है? जब ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, Br2 प्लस वाटर, है ना। तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों ये हमारा हुआ ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? ये वाला। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। नहीं बना सकता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग। दूसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज ए पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। यस, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब केवल एक ही ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाला देख लेते हैं। ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। ये गलत स्टेटमेंट। जब ग्लूकोज HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो ये साइक्लिक एसिड बनाता है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होते हैं इस तरह से, साइक्लिक एसिड, है ना। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है टायरोसिन, वैलिन, ल्यूसिन और लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो मैंने आपको एक कोड दिया था कि जहां पर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड पता करना है, वो कोड है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन,
और कहाँ रुकते हैं, हॉल्ट करते हैं बड़ी बड़ी जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 ही नॉन एसेंशियल होते हैं। तो V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मैथ्योनिन, P फॉर फिनाइलएलानिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, T फॉर थ्रियोनिन और T फॉर ट्रिप्टोफान। तो ये टायरोसिन नहीं आता है इसका, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ कैरल कार्बन प्रेजेंट इन ए पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ILE यानी आइसोल्यूसिन, AGE यानी आर्जिनिन और PRO यानी प्रोलीन। तो अब इन तीनों को मिलके हम यहाँ पर एक पेप्टाइड बना रहे हैं। क्लियर? तो देखो बच्चों, इतना हिस्सा प्रोलीन है, दिस इज प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। अब देखिए इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास किसका है, आर्जिनिन, और ये वाला हिस्सा जो है ये है आइसोल्यूसिन का। क्लियर? अच्छा, आर्जिनिन में ग्वानिडीन मॉइटी होती है, इसलिए इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्रोलीन, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। अब यहाँ पर कैरल कार्बन कितने हैं देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2, एक इसके पास है 3 और एक इसके पास है 4। हर अमीनो एसिड के पास एक कैरल कार्बन तो रहेगा, तो 3 तो अमीनो एसिड के कैरल कार्बन हो गए और एक इसके पास एक्स्ट्रा कैरल कार्बन आ गए। तो यहां पर कितने कैरल कार्बन हो गए, 4 कैरल कार्बन। तो बच्चों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ कैरल सेंटर प्रेजेंट इन थ्रियोनिन। अब थ्रियोनिन अमीनो एसिड देखो, ये थ्रियोनिन है, तो एक तो इसके पास होगा ही होगा, लेकिन एक इसके पास एक्स्ट्रा होता है क्योंकि OH ग्रुप आ गया है ना। तो देयर आर 2 कैरल कार्बन। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following will react with chloroform and alcoholic KOH? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH किस केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेशल है? These are for कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा, प्राइमरी। क्लियर? चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों चलेंगे। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि इनमें से किन में फ्री अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पर अमीनो एसिड दे रखा है प्रोलीन और लाइसिन, और इन दोनों में कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो प्रोलीन होता है उसमें अमीनो ग्रुप सेकेंडरी होता है इस तरह से। इसका मतलब ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता है ना, और इसमें से पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें फ्री अमीनो ग्रुप होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इनके स्ट्रक्चर है, आप देखो ये थाइमिन है, तो थाइमिन में अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट हो गया। उसके बाद है एडिनिन। यस, एडिनिन में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा। उसके बाद है प्रोलीन। देखो प्रोलीन में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लाइसिन है जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगी। तो एडिनिन और लाइसिन, यानी आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 13, द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, एक 3 इसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्टामाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C कितने यहाँ पर, C है 5, 1 2 3 4 5, C5, H होते हैं 9 और नाइट्रोजन होते हैं 3, C5H9N3। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो बच्चों ये आता है 5 × 12 प्लस 1 × 9 प्लस 14 × 3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 111 यानी 111 ग्राम पर मोल। इतना आगे। अब इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास टोटल कितना है 42,
टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है 111 और इनटू 100, तो बच्चों ये आता है हमारे पास 37.84%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ CO यानी कार्बोनिल ग्रुप, द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड, और 3 अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसीन। ये वाला इतना हिस्सा एक अमीनो एसिड, ये वाला इतना हिस्सा दूसरा अमीनो एसिड, और ये तीसरा अमीनो एसिड है ना। क्लियर। अब देखिए बच्चों, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों ही एसिडिक अमीनो एसिड है। इसका मतलब इसमें दो यानी 2 इसमें और 2 इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और जो लाइसिन है उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए 5 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। यहां पर देखिए, राइबोफ्लेविन यानी B2, थाइमिन यानी B1, पारिडॉक्सिन यानी B6, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C। अब देखिए, जो थाइमिन है उससे होने वाली बीमारी है बेरीबेरी, जो विटामिन C है उससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी, जो विटामिन B2 है उससे होता है चिलोसिस, और विटामिन B6 से होता है कन्वल्जन। तो यहां पर बच्चों जब सबको आप मैच करोगे तो C विल बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपको और क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए तो ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है JEE और नीट की, तो आप हमारे केमिस्ट्री पेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर सारी के सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।